दोस्तों, असम का शहर गुवाहाटी अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, मंदिरों और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित कामाख्या मंदिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक स्थानों में से एक माना जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि गुवाहाटी में कुछ ऐसी चीजें भी छिपी हैं जो इंसानों की दुनिया की नहीं हैं। आज की कहानी भी इसी शहर की है। एक ऐसी मूर्ति की कहानी जो अगर किसी के घर पहुंच जाए तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। गुवाहाटी के पान बाजार इलाके में एक छोटा सा एंटीक शॉप था। यह दुकान चलाता था सौरभ। सौरभ को पुराने सामान इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खाली होने की खबर मिलती है। वह हवेली एक पुराने बंगाली परिवार की थी जो अब गुवाहाटी छोड़कर विदेश जा रहा था। सौरभ उस हवेली में जाता है और वहां से कई पुराने सामान खरीदता है। लेकिन उसी दौरान एक अजीब घटना होती है। एक बूढ़ा पुजारी उसके पास आता है और उसे एक एंटीक तस्वीर देता है। वह कहता है, इस तस्वीर को संभाल कर रखना, यह साधारण तस्वीर नहीं है। सौरभ को यह तस्वीर थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन वह उसे दुकान में रख देता है। पहली डरावनी घटना। दुकान का कर्मचारी रतन उस तस्वीर को स्टोर रूम में रखने जाता है। जैसे ही वह तस्वीर को रखता है, उसे अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे से पीछे मुड़ता है और वहां एक अजीब औरत खड़ी होती है। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा डरावना था और वह सिर्फ एक ही बात कहती है, मैं भूखी हूं, मुझे खाना दो। रतन इतना डर जाता है कि अगले दिन नौकरी छोड़कर भाग जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश से भीगी हुई रात, सड़क पर हल्की पीली लाइट झिलमिला रही थी। अनिकेत उस पुरानी एंटीक दुकान के सामने आकर रुकता है। एक कॉर्पोरेट आदमी, 30 साल का, चेहरे पर थकान, आंखों में खालीपन, हाथ में एक छोटी सी गिफ्ट बैग और दूसरी तरफ शराब की बोतल। दरवाजा खोलते ही घंटी बजती है। टन। अंदर खड़ा होता है सौरभ। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर हल्की सी मुस्कान। सौरभ हंसते हुए, ओहो, आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? अनिकेत थोड़ी थकी लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ, प्रमोशन मिला है, सोचा अकेले सेलिब्रेट करने से अच्छा तेरे पास आ जाऊं। सौरभ की आंखों में एक सच्ची खुशी दिखती है, क्योंकि वो जानता है अनिकेत के पास उसके अलावा कोई नहीं है। दोनों अंदर बैठते हैं। पुरानी लकड़ी की टेबल, चारों तरफ अजीब मूर्तियां, दीवारों पर पुराने फ्रेम। अनिकेत बैग खोलता है। आज पीते हैं पुराने दिनों की तरह। दोनों हंसते हैं, गिलास टकराते हैं। टक। कुछ देर तक माहौल हल्का रहता है, लेकिन जैसे ही अनिकेत की नजर घूमती है, वह अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें एक जगह टिक जाती हैं। वही तस्वीर, पुरानी, फटी हुई, लेकिन अजीब तरह से जीवित लगती हुई। उसकी सांसें हल्की हो जाती हैं, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। अनिकेत धीरे, खोए हुए स्वर में, ये क्या है? सौरभ तुरंत उसकी नजर फॉलो करता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। सौरभ गंभीर आवाज में, उसे मत देख और छूना तो बिल्कुल मत, इसमें कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अनिकेत जैसे सुन ही नहीं रहा। वह धीरे धीरे उठता है, एक एक कदम उस तस्वीर की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ वही तस्वीर है, बाकी दुनिया जैसे गायब हो गई हो। अनिकेत फुसफुसाते हुए,
ये मुझे बुला रही है। सौरभ घबरा जाता है। अनिकेत रुक, मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन देर हो चुकी थी। अनिकेत अपना हाथ बढ़ाता है और जैसे ही उसकी उंगलियां उस तस्वीर को छूती हैं, एक हल्की लाल चमक फैलती है। सौरभ थोड़ा गंभीर होकर, ठीक है भाई, अगर तुझे ये इतनी ही पसंद आ गई है तो ले जा। अनिकेत हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे वही सुनना था। लेकिन सौरभ तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन एक बात याद रखना, इसे घर में रखने से पहले किसी पंडित को जरूर दिखा लेना। अनिकेत अब भी आधा उसी ट्रांस में था, लेकिन थोड़ा सामान्य होकर बोलता है, हाँ, मेरे अंकल हैं ना, मिस्टर धनंजय, उन्हें बुलाकर दिखा दूंगा। सौरभ उसकी आंखों में देखता है, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वो सच में ये करेगा। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर अनिकेत हल्के मजाकिया अंदाज में, वैसे ये काफी महंगा लग रहा है, कितना देना पड़ेगा? सौरभ हल्का सा हंसता है, लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक अजीब सा बोझ था। पागल है क्या? ये मुझे फ्री में मिला था और तेरे प्रमोशन की खुशी में मेरी तरफ से गिफ्ट समझ ले। अनिकेत, थैंक्स भाई। दोनों की नजरें मिलती हैं। पुरानी दोस्ती बिना शब्दों के सब कह देती है। लेकिन सौरभ की आंखों में अब भी हल्की चिंता थी। वह आखिरी बार फिर बोलता है, लेकिन हां, फिर बोल रहा हूं, घर में स्थापित करने से पहले किसी पंडित को जरूर बुला लेना। अनिकेत इस बार बिना सोचे सिर हिला देता है, हां, बुला लूंगा। और यहीं से शुरू होती है अनिकेत की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। डर की शुरुआत उस रात जब अनिकेत अपने घर लौट रहा होता है, तो उसे कार के शीशे में किसी का डरावना चेहरा दिखाई देती है। अनिकेत घबरा जाता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद यह उसका भ्रम है। अकेला घर, अंदर कमरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ। दीवारों पर कई तरह के एंटीक कलेक्शन सजे हुए थे। पुरानी लकड़ी की नक्काशीदार मूर्तियां, हर एक चीज जैसे अपनी कोई अधूरी कहानी छुपाए बैठी हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी और उन्हीं सब के बीच दीवार के बीचों बीच टंगी थी वो तस्वीर। बाकी सब चीजें बेजान लग रही थीं, लेकिन वो जैसे जिंदा हो। बिखरी हुई जिंदगी। वह तस्वीर को दीवार पर टांगता है। अगले दिन वह उस तस्वीर को अपने घर में रखकर पूजा शुरू कर देता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली शाम उसके सामने टेबल, जिस पर आधी खाली शराब की बोतल और एक गिलास, डोरबेल बजती है। ट्रिन। अनिकेत दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर खड़े हैं मिस्टर धनंजय, 60 साल के, सफेद बाल, गंभीर आंखें, हाथ में एक छोटा सा बैग जिसमें पूजा का सामान है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, धनंजय हल्के मुस्कुराते हुए घर में कदम रखते रखते, तो बताओ बेटा, आज क्या नया एंटीक पीस लाए हो? दिखाओ जरा। फिर कमरे को देखते हुए थोड़ा ठहर कर, और एक बात कहूं, अब शादी कर लो। कितने दिन ऐसे अकेले रहोगे? अनिकेत हल्का सा मुस्कुराता है। उस मुस्कान में थोड़ा अपनापन और थोड़ा खालीपन। आइए ना अंकल, दिखाता हूं। यही है वो एंटीक फ्रेम। वह धीरे से साइड हटता है और हाथ से इशारा करता है तस्वीर की तरफ। धनंजय की नजर जैसे ही उस तरफ जाती है, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। मुस्कान गायब, आंखें सख्त, कदम अपने आप रुक जाते हैं। धनंजय की नजरें अब भी उस तस्वीर पर टिकी थीं, चेहरे पर डर और चिंता दोनों। धनंजय गंभीर और सख्त आवाज में, अनिकेत, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है। अनिकेत थोड़ा चौंकता है।
लेकिन अभी भी पूरी तरह बात को समझ नहीं पा रहा। धनंजय धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ते हैं। और तुमने इसकी पूजा भी शुरू कर दी है? टेबल के पास रखी अगरबत्ती और छोटे से फूलों का थाल सब कुछ खुद ही जवाब दे रहा था। धनंजय की आवाज अब और तेज हो जाती है। तुरंत इसे घर से निकालो और जहां से लाए थे वहीं वापस दे आओ बेटा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो जाती है। अनिकेत हल्का सा हंसने की कोशिश करता है। अंकल, इतना सीरियस मत लीजिए, बस एक पुरानी तस्वीर ही तो है। धनंजय गुस्से और डर के बीच फंसे हुए। तुम समझ नहीं रहे हो अनिकेत। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं। धनंजय की आंखों में साफ चेतावनी थी। अनिकेत उस नजर को झेल नहीं पाता। वह धीरे से नजरें झुका लेता है, फिर धीरे से बोलता है, ठीक है अंकल, मैं कल ही इसे वापस कर दूंगा। धनंजय कुछ सेकंड तक उसे देखते रहते हैं, जैसे यकीन करना चाहते हो, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी बेचैनी थी। अनिकेत बिस्तर पर लेटा है, आंखें खुली हुई, नींद गायब। धीरे धीरे में अजीब चीजें होने लगती हैं। रात में घंटियों की आवाज आती है। घर के फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और सबसे डरावनी बात, अनिकेत को बार बार वही आवाज सुनाई देती है, मुझे खून दो। दिन बीतते हैं। ऑफिस, लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनिकेत चुप, खाली आंखें, जैसे सुन ही नहीं रहा। उसका लुक भी बदलने लगता है। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा सूखा, पीला। वह ऑफिस जाना बंद कर देता है। फोन बजता रहता है, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, लेकिन वह कभी उठाता नहीं। घर में सिर्फ सन्नाटा और तस्वीर के सामने बैठा हुआ अनिकेत, घंटों बिना हिले। फिर एक रात, समय 3 बजे, पूरी दुनिया सोई हुई, अचानक डोरबेल बजती है। ट्रिन ट्रिन आवाज खाली घर में गूंजती है। अनिकेत की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। वह उठता है, धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलता है और दरवाजा खोलता है। बाहर बारिश की हल्की बूंदें और दरवाजे पर खड़ी है एक लड़की, सफेद साड़ी में, भीगी हुई, चेहरा बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखों में अजीब सा खालीपन। मोहिनी धीरे मासूम आवाज में, साहब बहुत भूखी हूं, कुछ खाने को दे दीजिए। अनिकेत बिना कुछ सोचे सीधे किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है, बचा हुआ चिकन और चावल निकालता है और उसे दे देता है। लड़की धीरे धीरे खाती है। वह खाने को अजीब तरीके से चबा रही है, जैसे बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। खाने के बाद वह धीरे से अनिकेत की तरफ देखती है। मैं बिल्कुल अकेली हूं साहब, मुझे यहां रख लीजिए। अनिकेत कुछ सेकंड तक उसे देखता है, उसकी आंखें खाली, दिमाग जैसे बंद। फिर धीरे से सिर हिला देता है। ठीक है। लड़की, जिसका नाम मोहिनी, घर के सारे काम करती है, खाना बनाती है, साफ सफाई, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। अनिकेत बस उसे देखता रहता है, जैसे वह खुद अपने घर में कैदी हो। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। एक रात मोहिनी किचन में कुछ बना रही है। अजीब सी गंध फैल रही है, सड़ा हुआ तामसिक भोजन। वह एक थाली में खाना सजाती है और लेकर जाती है सीधे उस तस्वीर के सामने। वह जमीन पर बैठती है और थाली रखती है। स्वीकार करो। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं लगती, भारी, खोखली, जैसे किसी और ने उसके गले में घर बना लिया हो। थाली से बदबू उठती है, सड़ा हुआ मांस, काला चावल और कुछ ऐसा जो पहचान में ही नहीं आता। वह वहीं सड़ा हुआ खाना उठाती है और अनिकेत के पास आती है। मोहिनी धीरे, आदेश जैसे स्वर में, खा लो। अनिकेत का चेहरा घिन से भर जाता है, लेकिन उसका हाथ अपने आप उठता है। वह खाना लेता है और खाने लगता है। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वह रुक नहीं पा रहा। दरअसल मोहिनी कोई इंसान नहीं थी, वह एक पिशाचिनी थी। दिन में वह चुप रहता, कमरे के कोने में बैठा रहता, कभी कभी बिना वजह हंस देता, लेकिन असली बदलाव शुरू होता था रात में। समय रात 12 बजे। जैसे ही घड़ी में 12 बजते, टिक, अनिकेत की आंखें अपने आप खुल जाती, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। वह धीरे धीरे उठता और सीधे उस तस्वीर के सामने जाकर बैठ जाता।
कमरे की लाइट बंद, सिर्फ दिए की हल्की लौ, अगरबत्ती का धुआं हवा में घूमता हुआ और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां। अनिकेत जमीन पर बैठा होता है, आंखें आधी बंद, होंठ लगातार हिल रहे, लेकिन शब्द साफ नहीं सुनाई देते, जैसे कोई अज्ञात मंत्र हो। उसके सामने एक थाली रखी होती है जिसमें सड़ा हुआ तामसिक भोजन, काला पड़ा चावल, खराब मांस, अजीब गंध। पीछे खड़ी होती है मोहिनी, सफेद साड़ी में। अब उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं, धीरे धीरे सड़ता हुआ, आंखें गहरी और काली, लेकिन मुस्कान और भी खतरनाक। समय धीरे धीरे बीतता है। 12 बजे से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। मोहिनी पूरी रात उस तस्वीर की पूजा करती है। उसका चेहरा अब बदल चुका है, आंखें पूरी काली, त्वचा फीकी, सड़ी हुई होंठों पर अजीब मुस्कान। मोहिनी धीरे धीरे उठती है, हाथ में वही सड़ा हुआ तामसिक भोग से भरी थाली। उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक है, जैसे उसे अपना शिकार मिल गया हो। खा लो, धीमी मगर सख्त आवाज। अब ये विनती नहीं, आदेश है। अनिकेत की आंखें खाली हैं, कोई विरोध नहीं। वो धीरे धीरे मुंह खोलता है और वो सड़ा हुआ खाना खा लेता है, बिना रुके, बिना सोचे। और फिर एक रात अनिकेत अपने कमरे में अकेला बैठा है। बाहर तेज हवा चल रही है, खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे हैं, कमरे की लाइट हल्की हल्की टिमटिमा रही है। तभी अचानक फोन बजता है। अनिकेत कांपते हाथों से फोन उठाता है। धनंजय अंकल, घबराई हुई आवाज में। अनिकेत बेटा, एक बात बताओ, क्या तुमने वो तस्वीर घर से बाहर निकाल दी? अनिकेत डरी हुई आवाज में, नहीं अंकल, मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हुआ। धनंजय अंकल चौंकते हुए, ये तुमने क्या किया आतिन? तुम्हें समझ नहीं है, वो कोई साधारण तस्वीर नहीं है। कुछ पल की खामोशी, हवा की आवाज तेज हो जाती है। वो एक पिशाचिनी की तस्वीर है। अमावस्या की रात सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। उस रात वो पिशाचिनी पूरी तरह जाग जाएगी, और अगर वो तस्वीर घर में ही रही तो किसी की जान भी जा सकती है। और वही रात आ जाती है। मोहिनी अपना असली रूप दिखाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा राक्षस जैसा हो जाता है। वह अनिकेत को मारने की कोशिश करती है। रात, समय 2:45 AM। बाहर तूफान, तेज बारिश, बिजली की कड़क। अनिकेत का फ्लैट, अंदर दीवारों पर टंगे एंटीक सामान हिल रहे हैं। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। धड़ाम, अंदर आते हैं धनंजय अंकल, हाथ में एक बड़ा पूजा बैग, माथे पर तिलक, आंखों में दृढ़ निश्चय। अंदर का दृश्य देखकर वो एक पल के लिए रुक जाते हैं। अनिकेत तस्वीर के सामने बैठा है, आंखें पूरी काली, होंठों पर खून के निशान। सामने सड़ा हुआ तामसिक भोग। पीछे खड़ी है मोहिनी, अब उसका असली रूप, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें गहरी काली, मुस्कान भयानक। धनंजय समझ जाते हैं देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं। धनंजय मंत्र पढ़ते हुए, एयुम क्लीं, एयुम नमः। वो गंगा जल छिड़कते हैं। कमरे में जलने की आवाज गूंजती है। छस! मोहिनी अचानक चीखती है, रुको! उसकी आवाज इंसानी नहीं, भयानक गूंजती हुई। कमरे की सारी चीजें हवा में हिलने लगती हैं। टेबल पलट जाता है, कांच टूटता है। अनिकेत धीरे धीरे सिर उठाता है और पहली बार धनंजय की तरफ देखता है। धनंजय की आंखों में दर्द, लेकिन वो रुकते नहीं। तू जो भी है, इसे छोड़ दे। मोहिनी हंसती है, ये अब मेरा है। अचानक तस्वीर से लाल रोशनी तेज हो जाती है और उसके अंदर की औरत पूरी तरह बाहर आने लगती है। धनंजय तुरंत एक रक्षा मंत्र, मोहिनी गुस्से में चीखती है। उसने धनंजय का गला जकड़ लिया है। धनंजय तड़पते हैं, लेकिन रुकते नहीं। वो चिल्लाते हैं, अनिकेत, उस तस्वीर को तोड़ दो। अनिकेत कांपता है, आंखों में डर और हिम्मत। धीरे धीरे वो उस तस्वीर की तरफ देखता है। तस्वीर से लाल रोशनी फैल रही है। धनंजय चिल्लाते हैं, तस्वीर तोड़नी होगी। वो पास रखी लोहे की मूर्ति उठाते हैं और पूरी ताकत से तस्वीर पर मारते हैं। धड़ाम! तस्वीर में दरार पड़ती है और पूरे घर में भयानक चीख गूंजती है।
मोहिनी चीखते हुए पीछे हटती है। उसका शरीर जलने लगता है। धनंजय जमीन पर बैठा है। वह अपनी छाती पकड़कर सांस के लिए तड़प रहा है। अनिकेत गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत के साथ दूसरा वार करता है। धड़ाम! उसी पर तस्वीर पूरी तरह टूट जाती है। अचानक सब कुछ शांत, हवा रुक जाती है, रोशनी नॉर्मल, सन्नाटा। मोहिनी गायब। अब शांत है। दीवारों पर लगे एंटीक सामान स्थिर हैं। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। जमीन पर टूटी हुई तस्वीर के टुकड़े पड़े हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल बेजान है। धनंजय अंकल थके हुए, लेकिन चेहरे पर सुकून। धनंजय हल्की मुस्कान के साथ, सब ठीक हो गया बेटा। अनिकेत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमरे की खामोशी अब थोड़ी हल्की लगने लगी है। अनिकेत धीरे से धनंजय अंकल की ओर देखता है। उसकी आवाज गंभीर है, लेकिन अब उसमें घबराहट नहीं। अंकल, अगर आप आज रात नहीं आते, वाक्य अधूरा रह जाता है, जैसे शब्द कम पड़ गए हों। धनंजय हल्का मुस्कुराते हैं। दोस्त और अपने हमेशा सही वक्त पर आ जाते हैं। अनिकेत पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराता है। एक सच्ची, हल्की सी मुस्कान, जिसमें अब डर नहीं, सिर्फ सुकून है।